हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, इस समय अपना बहुत ध्यान रखें क्योंकि देखिए कोरोना का बहुत ही बुरा इस समय असर चल रहा है और हर आदमी को अपनी चपेट में ले रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले दिन से ही अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ वगैरह लेते रहें। बहुत स्थिति खराब चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैंने पॉलिटिकल साइंस में 3 लेक्चर डाल दिए थे और ये चौथा लेक्चर है मेरा। तो राज्य के तत्व मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था और ये है आज पॉलिटिकल साइंस पे राज्य और अन्य सहचर्य यानी उसके सहयोगी, या आप कह सकते हैं कि जो राज्य के सहयोग हैं, राज्य के साजिश की आवश्यकता है साथ रहने की। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और पीडीएफ वहाँ पे निःशुल्क है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और बस इतना है कि आप वीडियो पूरा देखिए और फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य और अन्य साहचर्य। राज्य और समाज, इसमें हम देखेंगे राज्य और समाज। यूनानी दार्शनिकों ने राज्य और समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। जो यूनानी दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने क्या किया है, राज्य और समाज, उन्होंने राज्य और समाज को एक ही माना है। ठीक है, दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। हीगल और कांट जैसे उग्र आदर्शवादी में दोनों में अंतर नहीं किया है। यानी हीगल और कांट बहुत ही जो है ये आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने भी इसको दोनों में अंतर नहीं किया है, यानी ये भी एक समझते हैं राज्य को और समाज को। ठीक है, बारकर ने भी राज्य और समाज के को नैतिक उद्देश्यों की दृष्टि से समान माना है। इनका कहना है कि नैतिक उद्देश्यों की दृष्टि से इन्होंने क्या कहा है कि एक बराबर माना है। परंतु राज्य और समाज दोनों एक नहीं है, इसमें कई दृष्टियों से अंतर है। यानी इसमें कई दृष्टिकोण है, कई तरीके से इसमें अंतर आता है। राज्य और समाज को दोनों को एक ही नहीं माना जा सकता। समाज क्या है, राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है। ठीक है, क्योंकि पहले समाज बना था, राज्य नहीं। राज्य पहले नहीं बना था, पहले समाज बना है। यानी जो है समाज क्या है, राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है। ठीक है, ये राज्य से पुराना है, समाज अधिक प्राचीन है। जबकि राज्य का अस्तित्व समाज के अंदर है। समाज का, राज्य का जो अस्तित्व है वो समाज बना है, समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है। ठीक है, मैकाइबर का क्या कहना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। ठीक है, और समाज से अंतोगतता राज्य की सृष्टि होती है। मैकाइबर का क्या कहना है, मैकाइबर का कहना है कि जो रक्त संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ये क्या है, मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। और समाज से फिर उसके बाद जो है राज्य की सृष्टि उसके बाद होती है। ठीक है, समाज एक व्यापक, प्राथमिक, अपरिहार्य और शिथिल संगठन है। ठीक है, समाज क्या है, एक व्यापक, यानी यह बहुत व्यापक है, बड़ा है, प्राथमिक है। ठीक है, यह प्राथमिक है, अपरिहार्य है और शिथिल संगठन है। ठीक है, अपरिहार्य का मतलब है कि यह एक विशेष, और शिथिल संगठन है यानी इसका संगठन जो है लचीला है, शिथिल है। समाज में सभी लोग समाहित हो जाते हैं, समाज में सभी लोग रहते हैं। समाज सहयोग तथा राज्य बल पर जो है राज्य बल प्रयोग पर आधारित है। ये अंतर देखें आप, समाज क्या है, एक दूसरे के सहयोग से बनता है। समाज एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक पारस्परिक आपसी सहयोग के द्वारा ही समाज का जन्म होता है। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने से मतलब रखेंगे, तो हम समाज का निर्माण नहीं कर रहे होते हैं। हम समाज का निर्माण करते हैं तब जब हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे में सहयोग की भावना भी होना जरूरी है। एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब जो है समाज बनता है। राज्य क्या है, राज्य एक दूसरे का सहयोग करता है लेकिन यह बल प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, राज्य का कानूनी मामला होता है और राज्य क्या करता है, वो बल प्रयोग पर आधारित होता है।
राज्य अपेक्षाकृत संकुचित समाज जन कानून व व्यवस्था का घोतक सत्ता युक्त राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? संकुचित है, इसका दृष्टिकोण संकुचित है, ठीक है, यह छोटा है। समाज क्या है? यह कानून व व्यवस्था का घोतक जो सत्तायुक्त है राजनीतिक संगठन है। राज्य अपेक्षा संकुचित समाज जन कानून व व्यवस्था का घोतक सत्तायुक्त राजनीतिक संगठन है, ये है राज्य, ठीक है। एक राज्य एक संगठन है, इसे बनाया गया है, ठीक है। राज्य के पास दंडकारी शक्ति होती है। राज्य क्या करता है? दंडकारी शक्ति होती है। यदि वह अब दंड दे सकता है, किसी काम के लिए वह दंड दे सकता है, किसी भी गलत कार्य के लिए वह दंड दे सकता है। जबकि समाज के पास केवल रीति रिवाज और नैतिक दबाव पर बल होता है। यानी जो हमारी संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा ने जो हमें सिखाया वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे क्या हैं, उसे अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ये चीज होती है कि समाज के पास क्या है, लेकिन उससे क्या होता है, राज्य जो है, परिवार क्या करता है, समाज में ये चीजें जो आती हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, और उन जो है ये चलता रहता है। यह जैसे पुराने जमाने में या प्राचीन काल में जो रीति रिवाज थे उसे आज हम जो है उसको अपनाते हैं। तो यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम इसे माने, लेकिन क्या है, हम पर नैतिक दबाव होता है। नैतिक तरीके से हम पर दबाव होता है कि हम अगर ये नहीं मानेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, या शायद ये बड़ों ने हमारे कहा है तो ये अच्छा होगा, और ये अच्छा होता है। तो इसलिए हम बहुत सारे नैतिक दबाव की बस बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि समाज, राज्य के पास तो दंडकारी शक्ति होती है, राज्य तुरंत दंड देगा, किसी भी अपराध के लिए राज्य दंड देगा। लेकिन समाज के पास क्या है, समाज केवल रीति रिवाज होते हैं और वो नैतिक दबाव पर वह बल देती है। समाज, राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य व्यापक होता है, ठीक। राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य क्या होता है, व्यापक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है, परंतु समाज के लिए नहीं। राज्य है तो सरकार भी होनी चाहिए, बिना सरकार के राज्य नहीं है। लेकिन समाज के लिए जो है राज्य की आवश्यकता, राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य तो व्यापक होता है। राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है, किंतु समाज के लिए सरकार का होना आवश्यक नहीं है। जैसे पहले समाज था, लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि सरकार नहीं थी, राज्य नहीं था, तब भी सब लोग आपस में मिलते थे। समाज था लेकिन जो है राज्य नहीं था। राज्य क्या है, बनाया गया है। तो राज्य बनाया गया है तो सरकार का संगठन भी किया गया है, ठीक है। तो इसलिए राज्य की तुलना में क्या है, समाज का उद्देश्य व्यापक होता है और राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है, किंतु समाज के लिए सरकार का होना उतना आवश्यक नहीं है। मैकाइवर के अनुसार राज्य वह संरचना है जो समाज का समतुल्य अथवा उस जैसा व्यापक न अपितु उसके भीतर कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारक व्यवस्था के रूप में बना है, ठीक है। ये क्या कहते हैं मैकाइवर कि राज्य वह संरचना है, वह रचना या संरचना है जो समाज का समतुल्य यानी समाज के बराबर अथवा उस जैसा व्यापक, समाज के बराबर मान सकते हैं लेकिन उस जैसा व्यापक नहीं है, यानी संकुचित है, परंतु उसके भीतर कुछ निश्चित लक्ष्य हो। लेकिन राज्य क्या है, उसके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसकी वजह से यह व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है। तो यह एक व्यवस्था के रूप में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है एक व्यवस्था के रूप में राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य और नागरिक समाज। मूलतः नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को समवर्ती माना जाता है, यानी बराबर करीब माना जाता है। यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, परंतु नागरिक समाज का पृथक अस्तित्व भी है। यानी करीब माना तो जाता है नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को एक ही, लेकिन क्या है, नागरिक समाज का पृथक अस्तित्व यानी अलग जो है इसका अस्तित्व है। सबसे पहले रोमन विचारक मार्क्स, सिसरो, तुल्पस, ये सब हैं रोमन विचारक। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में राज्य के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया था।
सिसरो की दृष्टि में यह राज्य का बाह्य ढांचा मात्र न होकर एक ऐसा समाज था जिसके सदस्य नागरिकों के रूप में मिलजुल कर रहते हों तथा नागरिक कानूनों सिविल लॉ का पालन करते हों। ठीक है, इनका मानना है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था और जिसके सदस्य नागरिकों के रूप में मिलजुल कर रहते हों तथा नागरिक कानूनों, यानी समाज में भी कुछ नियम होते थे कि सबको यह मानना पड़ता था। तो जो है सिविल लॉ का पालन करते। इस दृष्टि से बर्बर जातियों के समुदाय, जो बर्बर जातियां थी पहले, आपस में लड़ते झगड़ते थे, कबीले तरीके से रहते थे, लेकिन उसमें नागरिक समाज की कोटि में वो नहीं आते हैं। ठीक है, जो समुदाय होता था नागरिक समाज की कोटि में नहीं आते हैं। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक जॉन लॉक ने अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए यह मान्यता रखी कि मनुष्य प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार स्थापित करते हैं। इस तरह लॉक के अनुसार नागरिक समाज मानव समुदाय में अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का साधन है। तो क्या है नागरिक समाज? मानव समुदाय में, ठीक है, मानव समुदाय में अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा, यानी अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का साधन माना जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक रूसो ने भी नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए इसकी संकल्पना मतलब कि एक विचार, सोचना, एक ऐसे समाज के रूप में की जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है, ये ध्यान रखें। ठीक है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? रूसो ने। रूसो ने प्राकृतिक विषमता, नेचुरल इनक्वालिटी और परंपरागत विषमता, ठीक है, में अंतर करते हुए यह विचार रखा कि नागरिक समाज प्राकृतिक विषमता को दूर तो नहीं कर सकता है, परंतु वह सब नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करके उन्हें कानूनी अधिकार की दृष्टि से समान या समकक्ष बना देता है। यानी समान या तो फिर समकक्ष, मतलब उसके बराबर बना देता है। ठीक है, नागरिक समाज प्राथमिक विषमता को दूर करके और परंतु वह सब नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करता है। कानून के समक्ष मतलब सब समान हो और समकक्ष बना देता है। 19वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक हेगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए मान्यता रखी कि नागरिक समाज जो है विश्वजनीन स्वचरार्थवाद से, ठीक है, का क्षेत्र है, जहां व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि के लिए अन्य सब मनुष्यों के हितों को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझता है। तो इनका क्या कहना है? जर्मन दार्शनिक जो हेगल थे, इनका कहना है कि नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए इन्होंने कहा कि नागरिक समाज विश्वजनीन स्वचरार्थ, यानी स्वचरार्थ का मतलब है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए क्या किया है? ठीक है, अधिकतम सिद्धि के लिए अन्य सब मनुष्यों के हितों को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझता है। ठीक है, अतः यह विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। इसके विपरीत राज्य विश्वजनीन यथार्थवाद का क्षेत्र है। ठीक है, इनका कहना है कि राज्य जो है वो यथार्थवाद का क्षेत्र है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, राज्य में व्यक्ति अपने, इनका मानना है कि राज्य जहां है, समाज में लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें जो है राज्य में अपने हितों की पूर्ति की अपेक्षा न करते हुए स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने को तत्पर रहते हैं। ठीक है,
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज के उन लक्षणों की पुष्टि की जिसे हेगल ने पहचाना था, परंतु मार्क्स ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया है। मार्क्स ने भी राज्य और समाज में कोई अंतर इन्होंने नहीं किया है। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्सी ने मार्क्सवादी विश्लेषण के अंतर्गत पूंजीवाद समाज की अधिरचना के दो स्तरों में अंतर किया है। मार्क्सवादी जो विचारक थे वो पूंजीवादी समाज के दो स्तरों में अंतर किया है। इनमें से एक स्तर नागरिक समाज का है, ठीक है, जो आधार के निकट है। इसमें परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं आती हैं, ठीक है, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं थी। दूसरा स्तर क्या है? राजनीतिक समाज का है, जिसमें राज्य की बल प्रयोग मूलक संरचनाएं आती हैं, ठीक है। धार्मिक पहले में क्या है? परिवार आता है, पाठशालाएं आती हैं यानी विद्यालय और धार्मिक संस्थाएं आती हैं। दूसरा स्तर क्या है? राजनीतिक समाज का, जिसमें राज्य बलपूर्वक प्रयोग करता है। तो बलपूर्वक प्रयोग तरह जो उसकी संरचना होती है वो आता है। ग्राम्सी ने नागरिक समाज की भूमिका को विशेष महत्व दिया है क्योंकि इसकी संस्थाएं नागरिकों को समाज में व्यवहार के नियमों से परिचित कराती हैं, जिसे उसने पूंजीवादी समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं कहा है, ठीक है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव मार्क्सवादी दार्शनिक हर्बर्ट, ये नव मार्क्सवादी थे, कार्ल मार्क्स पुराने थे और हर्बर्ट जो थे वो मतलब नए थे विचारक, मार्क्सवादी विचारक थे लेकिन नए विचारक थे 20वीं शताब्दी के। तो इन्होंने क्या किया? समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए राज्य और नागरिक समाज के उस स्तर को समझना जरूरी है, यानी समकालीन जो समाज है उसकी समस्याओं के विश्लेषण के लिए राज्य और नागरिक समाज के उस स्तर को समझना जरूरी है जिसकी तरफ हीगल ने हमारा ध्यान खींचा था। मार्क्यूजे के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। दूसरी ओर आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। उसके अनुसार ये दोनों स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा हैं, ठीक है। साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। उसके अनुसार क्या है? दोनों स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पैदा करती हैं और बाधक होती हैं। नागरिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि समाज को इन दोनों तरह के प्रभुत्व से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। यानी उनका कहना है कि राज्य का प्रभुत्व समाज पर स्थापित हो जाता है तो उनकी स्वतंत्रता में वो बाधक होती है। राज्य और राष्ट्र, प्राय लोग राज्य और राष्ट्र दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु दोनों पृथक पृथक संकल्पनाएं यानी दोनों अलग अलग हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ठीक है। राष्ट्र शब्द से अर्थ उन लोगों के समूह से है जो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हुए भी मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे हों। तो राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? ठीक है, राष्ट्र शब्द उन लोगों के समूह से है, जैसे कि हमारा भारत देश एक राष्ट्र है, विभिन्न जाति के होते हुए भी, विभिन्न धर्मों के होते हुए भी, विभिन्न भाषा के होते हुए भी हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या है? एक जो है एकता में, हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो, तमिल तेलुगु कुछ भी बोलते, हिंदी बोलते हो, मराठी गुजराती कुछ भी बोलते हो, रहन सहन भी हमारा अलग है, हमारे तीज त्योहार भी अलग अलग है काफी, लेकिन क्या है, फिर भी हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, ठीक है, हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं, ठीक है। राज्य के लिए क्या है? प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है और यह आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। राज्य अपने आदेशों का पालन दंडात्मक शक्ति होने के कारण बलपूर्वक भी करा सकता है, ठीक है। अगर कोई अपराध किया तो राज्य क्या करेगा? बलपूर्वक अपने जो है
दंड देकर बलपूर्वक अपने आदेशों की पूर्ति करा सकता है, परंतु राष्ट्र की इच्छा का पालन प्रजा स्वेच्छा से करती है। ठीक है, जो हम अपने देश के प्रति जो है विचार रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, वो क्या है, हम अपने देश के सेवा में तत्पर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वह सब कुछ स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसका पालन करते हैं, उसके लिए हमें कोई दबाव नहीं दिया जाता। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक राष्ट्र बनाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के सिद्धांत को विश्वव्यापी स्तर पर स्वीकार किए जाने के पश्चात न केवल बहुत सारे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, 1920 से राष्ट्रीय अंतर आत्मनिर्भर के सिद्धांत को विश्वव्यापी व्यापक स्तर पर स्वीकार किए जाने के पश्चात न बहुत सारे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, उसके बाद बहुत सारे राज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्र की स्थापना हुई, बल्कि इनके पारस्परिक संबंधों को विनियोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बना, तीव्र गति से अंतर्राष्ट्रीय कानून बना था। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, राज्य और सरकार, यद्यपि सरकार ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, राज्य सत्ता का व्यवहारिक क्रियान्वयन इसी के द्वारा होता है, लेकिन दोनों को इस आधार पर एक मान लेना उचित नहीं है। यानी राज्य और सरकार, सरकार क्या करती है, राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप देती है उसे। राज्य सत्ता का व्यवहारिक क्रियान्वयन, यानी राज्य जो है उसकी सत्ता का व्यवहार के रूप में जो कार्य किए जाते हैं, जिन कार्यों को किया जाता है, वो क्या होता है, इसी के द्वारा होता है, लेकिन दोनों को इस आधार पर एक मान लेना उचित नहीं, यानी दोनों में थोड़ा अंतर माना जाता है। सरकार की तुलना में राज्य और अधिक व्यापक और अस्थायी है, यानी सरकार की तुलना में राज्य क्या है, राज्य व्यापक है और अस्थायी है। सरकार क्या है, बदलती रहती है। ठीक है, अभी किसी की सरकार है, फिर थोड़ी देर बाद किसी की सरकार होगी, तो उसका मतलब है कि सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन राज्य नहीं बदलता है। राज्य क्या होता है, अस्थायी होता है, व्यापक होता है। मैकाइवर के अनुसार राज्य एक संगठन है और सरकार उसका प्रशासकीय अंग है। तो मैकाइवर क्या कहते हैं कि राज्य एक संगठन है और सरकार उसका क्या है, एक राज्य का एक क्या है, सरकार जो है एक अंग है, सरकार राज्य का ही एक अंग है। ठीक है, राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है और वह सरकार के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। राज्य का अस्तित्व भावनात्मक है, जबकि सरकार का अस्तित्व क्या है, भौतिक है। राज्य का क्या है, भावनात्मक है, राज्य में जो लोग रहते हैं वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन सरकार क्या है, सरकार का अस्तित्व भौतिक है। राज्य का स्वरूप अस्थायित्व का है, जबकि सरकार प्रायः बदलती रहती है। सरकारों के बदलने से राज्य का अंत नहीं होता, यानी सरकार बदलती रहती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि राज्य का अंत हो जाएगा, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ठीक है, राज्य और समुदाय, ठीक है, राज्य और समुदाय दोनों ही मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। राज्य भी मनुष्यों की आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, कार्य करता रहता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बहुलवादी विचारक दोनों में अंतर नहीं करते हैं, दोनों में निम्नलिखित अंतर है, लेकिन राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। राज्य तभी होगा जब निश्चित भूभाग होगा, एक क्षेत्र होगा। ठीक है, और परंतु समुदाय क्या है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समुदाय का मतलब ये होता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे जैसे कि कई बार कम्युनिटी हम आसपास में बना लेते हैं, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं कि समुदाय का निर्माण किया जाता है, और उसकी सदस्यता क्या है, अनिवार्य नहीं होती है कि उसके हमारी इच्छा है हम उसमें मिले या ना मिले। जैसे एक किसी उद्देश्य के लिए दूसरे राष्ट्र हैं, सब जुड़े हुए हैं और बहुत से संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, उस संगठन के द्वारा क्या होता है, कई राष्ट्र होते हैं उससे जुड़े होते हैं, और उस संगठन के द्वारा अन्य राज्यों के जो है राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, राज्य होते हैं, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सब संगठन बनाए जाते हैं। लेकिन इसकी सदस्यता क्या है, अनिवार्य नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है, हमारी इच्छा है, हमें सही लगता है तो हम उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो समुदाय और राष्ट्र में यही अंतर है, समुदाय और जो है राज्य में।
राज्य की सदस्यता क्या होती है? अनिवार्य होती है, यानी हम किसी भी देश में रह रहे हैं, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, तो उसकी हमें सदस्यता हमें हमारे लिए अनिवार्य। लेकिन जब हम एक समुदाय बनाते हैं, एक समुदाय का संगठन करते हैं, कुछ हमारे निश्चित उद्देश्य है और हमने कुछ मिलके एक छोटा सा संगठन बना लिया, तो उसकी हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, किसी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने बनाया थोड़ा टाइम के लिए, और उससे हम अलग भी हो सकते हैं, और जब तक हम चाहें उस समुदाय से जुड़े रह सकते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, किंतु वह एक समय में एक से अधिक समुदाय का सदस्य हो सकता है। अभी हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो हम क्या है, सिर्फ इसी राज्य के सदस्य हैं। लेकिन किसी और राज्य में भी कोई ऐसा संगठन है जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हम उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और भी कहीं है तो उसकी भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए यह है कि हम एक बार में एक से अधिक जो है समुदायों का समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य के सदस्य सिर्फ यहीं के रहेंगे, कि हम यूपी के हैं तो हम यूपी के ही रहेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले की 3 वीडियो हैं उसे प्लीज जरूर देखें, और अच्छा लगे फ्रेंड्स तो उसे जो है जरूर कमेंट करें, क्योंकि लेक्चर जो है देने में बहुत टाइम लगता है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए और आप लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए। तो पहले की 3 वीडियो भी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाके पहले की वीडियो देख लें, जिससे कि उन्हें समझना आसान हो जाए। ठीक है, परंतु समुदायों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, राज्य के पास क्या है, कानूनों का पालन कराने के लिए प्रभुसत्ता होती है। परंतु समुदायों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। यानी समुदाय क्या है, समुदायों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि कोई शक्ति से वो दंड दे के पालन करवा ले। और राज्य के पास क्या है, अगर आप राज्य के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, आप राज्य की बात नहीं मानते हैं, आप राज्य की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या कोई अपराध करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो उसके लिए क्या है, आपको कानून दंड देगा। और उनका जो भी कानून बनाए जाते हैं वो हमें पालन करना वो जो है हमारे लिए आवश्यक है। जैसे अब इसी समय देख रहे लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मास्क नहीं लगाना चाहते, भागते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन क्या है, जब हम घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। यह जरूर है कि हाँ, गरीब लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हैं, और वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसी स्थिति में कि उनका काम बंद हो जाता है। तो बस हम फ्रेंड्स पढ़े लिखे होने के नाते इतना जरूर करिए कि अगर आप किसी एक आदमी की भी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस समय। तो जितनी हो सके किसी की हेल्प कर सकते हैं तो अवश्य करें, बिल्कुल। तो राज्य एक अस्थायी समुदाय है, जबकि अन्य समुदाय प्राय अस्थायी होते हैं। वे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और उद्देश्य की पूर्ति के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। अगर हमने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी समुदाय का गठन किया है, तो हम उस जो हमारा वो काम खत्म हो जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, तो हम उसे समाप्त भी कर सकते हैं। राज्य का उद्देश्य व्यापक होता है, उसका लक्ष्य सभी नागरिक का कल्याण है। राज्य का उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या है, व्यापक होता है। उसका लक्ष्य क्या होता है, राज्य क्या चाहता है, देश क्या चाहता है कि हमारे सभी नागरिकों का कल्याण हो। ठीक है, जबकि समुदाय अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति करते हैं, ये तो सभी का कल्याण करते हैं और इनका लक्ष्य होता है कि सभी का कल्याण हो। जबकि समुदाय क्या कहते हैं कि सदस्य जो होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, उनके हितों की पूर्ति चाहते हैं कि उनके हितों की पूर्ति हो। राज्य सर्वोच्च संस्था है। राज्य क्या है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। वो किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकती है। मान लीजिए मैंने कोई अवांछित संगठन बना लिया है, या उससे किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान हो रहा है, और हमने इस तरीके का संगठन बना लिया, इस तरीके के समुदाय से जुड़े हैं, तो राज्य क्या करेगी, राज्य उस क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, उसे रोक देगी कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए राज्य क्या करेगी, दंड भी दे सकती है। तो यह है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है जो कि समुदाय के क्रियाकलापों पर अस्तित्व पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, उसे खत्म भी कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का देखेंगे फ्रेंड्स। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आधे घंटे का लेक्चर हो गया करीब एक। और पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।